नमस्कार, मैं हूं भगवान प्रजापति। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। हमारे साथ मेहमान के तौर पर मौजूद हैं उदयपुर लोकसभा सीट के बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर मन्नालाल रावत। मैं पहले इनके बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर मन्नालाल रावत इससे पहले करीब 2 से ढाई दशक तक परिवहन विभाग में अधिकारी के पोस्ट पर कार्यरत थे, लेकिन अब इन्होंने एक बार फिर अपना जो है भाग्य आजमा रहे हैं राजनीति में। कहीं न कहीं पिछले लंबे समय से बीजेपी और अन्य संगठन जो आरएसएस के अलग अलग संगठन हैं उनसे जुड़े हुए थे, इसलिए अब इनको पार्टी ने मौका दिया है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि जो पार्टी ने मौका मिला है, जो मौका दिया है पार्टी ने, कि किस तरह और अपना आगे कैसे काम करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि आप अब तक करीब 2 से ढाई दशक तक परिवहन विभाग में अधिकारी के तौर पर काम करते आए हैं, लेकिन अब आप एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस नई पारी को लेकर? जी किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का एक, आप देखिए, सबसे कीमती बात कोई होती है तो वो होती है आजीविका। उसके लिए नौकरी, खेती बाड़ी हम सभी करते हैं, तो मेहनत करते हुए गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, आप सभी का स्नेह रहा कि राजकीय सेवा में गए तो करीब 25 साल की सेवा हुई। और इस कालखंड में लगातार समाज के साथ इंटरेक्शन में रहे, समाज के साथ एक कार्यकर्ता भाव से जुड़े रहे, तो उस क्रम में ये ध्यान में आता है कि काफ़ी ऐसी बातें हैं जिसको जोर शोर से उठाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और हम सब मिलकर काम करें, जिसमें जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकारें बनती हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चाहे विषय विकास का हो, चाहे क्षेत्र की अस्तित्व का मुद्दा हो, ये सारे के सारे सरकार के लेवल पर अवश्य जाती हैं। तो वहाँ पर एक कार्यकर्ता भाव से फिर जुड़ेंगे तो आगे का जो अध्याय शुरू हो रहा है, आगे का जो आप सभी के स्नेह से और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और जिस तरीके से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन है, उनका माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन का इकाई कार्यकर्ता सभी का स्नेह रहा है, सभी भाई जैसा व्यवहार रहा है, स्नेह रहा है, तो मुझे लगता है कि एक नई पारी है। थोड़ा लग रहा है कि हाँ, एक नई उसमें आए हैं, एक ऑफिस और एक जनसंपर्क, थोड़ा सा एक फर्क होता है, लेकिन ये भी अपने आप में आनंद का, क्योंकि कार्यकर्ता भाव पहले भी था, आज भी है। बिल्कुल, आपने अभी एक बात कही कि पहले ऑफिस की बात की, अब जनसंपर्क की बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने राजकीय सेवा में रहते हुए किस तरह से राजनीति में आने का मन बनाया, इसके पीछे क्या शर्त रही हो, क्या सोच रही कि आप एक राजकीय सेवा में थे, अच्छे पद पर थे और सीधा अब आप राजनीति में आए हैं, क्या कहना आपका इस बारे में? मुझे ये लगता है भगवान जी कि जिस प्रकार से हम समाज के मुद्दों पर बात करते हैं और मुद्दों को समझते चले जाते हैं और फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के संपर्क में आते हैं, और जब हम लोग पदोन्नति लेते हुए जिन पदों पर पहुँचे तो वहाँ निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी, माननीय दूसरे जो सचिवालय के बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ में जब संपर्क करते हैं तो ये एक भाव, एक उस सिस्टम का भाव तो वैसे ही होते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि और तेज़ी से बातों को आगे बढ़ाना है, नए सिरे से करना है, और ये स्वाभाविक रूप से एक आता चला जाता है। कभी सोचा नहीं था कि राजनीतिक में आएंगे, लेकिन समाज के मुद्दों का एक कोई किसी स्थान पर समाधान होना चाहिए। क्षेत्र की बड़ी बातें हैं, उनका एक रीति नीति में कहीं ना कहीं आना चाहिए, कोई योजना बननी चाहिए। तो ये एक कल्पना, और इन कल्पनाओं के साथ में थोड़ा लेखन का भी भाव, थोड़ा ये भी कि जो सत्ता में उनके साथ बैठ के मुद्दों को शेयर करने की जो बात रही, तो उसी में एक अभ्यास, एक क्रम चलता गया। मुझे लगता है ये प्रवाह यहाँ लाया है। बिल्कुल, आपने बात करी लेखन की। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने राजकीय सेवा में रहते हुए आपने PhD करी, आप रेगुलर शिक्षा में जुड़े रहे, और कहीं ना कहीं जो है वो आपका जो कहे कि आपका जो नजर रहा है वो समाज के प्रति, लोगों के प्रति बड़ा ये रहा है कि अभी तक जो भी आपके पास आया वो यूँ कहे कि निराश होकर नहीं रुका है। तो अब जो है, अब राजनीति में आए तो कहीं ऐसे भी आज सब चुनौतियाँ भी होगी, तो आपकी प्रायोरिटी की बात करें तो ऐसी कौन सी प्रायोरिटी होगी अब जब चुनाव आप उतरे? जी, मुझे लगता है कि जीवन में हर जो व्यक्ति होता है, जो नागरिक है, अपना भाई बहन है, तो वो सभी ये चाहते हैं कि उनकी बात को ढंग से सुना जाए, और सुनने के साथ साथ में उसका एक लॉजिकल एंड हो। अधिकांश का काम हो जाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो शायद आप नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन उनको ज्ञात हो जाए कि हाँ, ये इस कारण से मामला यहाँ पर पहुँचता है और ऐसे होता है। तो यदि इस क्रम में जब देखते हैं तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इस प्रोसेस में ही सारी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आती हैं। और
रोज़ कई बार लगता है कि हम लोग अखबार पढ़ते हैं या कहीं और से सूचना आती है या सोशल मीडिया से सूचना आती है, तो एक मुद्दा, एक बात, एक समस्या, तो हर बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अपन इसमें बढ़ के आगे करें, कोई पहल करें, तो हो सकता है कोई ना कोई बात आए। ऐसा विगत आप देखिए पिछले 2 दशकों में, विशेष तौर पर 2010 के बाद से हम लोगों ने प्रतिभा सम्मान समारोह का कुछ एक क्रम शुरू किया, प्रतिभाओं को खोजा, ढूंढे, लाए, मंच पर लाए, और पूरी प्रोसेस में जब करते चले गए तो पता चला कि आज करीब 18,500 से ज़्यादा प्रतिभाओं का सम्मान कर चुके हैं। वो उनको एक मंच मिला, वो आपस में उनका परिचय हुआ। तो ऐसा लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण काम है समाज का, क्षेत्र का, और जो गुरुजन हैं सर्व समाज के, वे सारे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये है कि प्रतिभाओं को भी आपस में मिला देंगे तो जब 2 अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो ये मान के चलिए 1 और 1 11 होता है। ये जो क्रम है मुझे लगता है सभी क्षेत्रों में। बिल्कुल, आप अधिकारी वन से सीधा पॉलिटिक्स में आए हैं, कितना मानते हैं कि पार्टी से कितना सहयोग मिलेगा? और क्योंकि अब तक जो थे आप पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, आप पर्दे के सामने आए हैं, और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र जो उदयपुर का है, क्योंकि कि 7.5 विधानसभा है, क्योंकि जो दरियावी विधानसभा है वो आधी उदयपुर में आती है, कुछ क्षेत्र उसका चित्तौड़ में आता है, बाकी 7 विधानसभा उदयपुर में है। तो 7 विधानसभाओं में किस तरह सामंजस्य रहेगा, और आपकी सोच क्या रहेगी, किस तरह से इस क्षेत्र में विकास के लिए या कौन से विकास के नए आयाम आप स्थापित करने वाले हैं? बिजली का क्षेत्र के काफ़ी बड़े मुद्दे तो समाधान की तरफ आगे बढ़े हैं, ट्रैक बने हैं, तो सभी जो वरिष्ठ हैं उनके मानस में हैं, उनके अभ्यास में है। हम उनसे जुड़ेंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे, उनके अनुभव का लाभ लेंगे, और संगठन का इकाई व्यक्ति जो कार्यकर्ता है वो बहुत मजबूती से अपना ज्ञान रखता है, अपना समर्पण निष्ठाभाव से काम करता है, तो उनकी निष्ठा से भी हम सीखते हैं कि कई चीज़ें हैं, और वो उनकी जानकारी में, क्योंकि वो लंबे समय से क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो समस्याएँ कहीं छुपी हुई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट के विषय हैं, कहीं पैसा एक्ट के विषय हैं, कहीं टूरिज्म के विषय हैं, शिक्षा से गुणवत्ता के जुड़े हुए विषय हैं, कौशल विकास के विषय हैं, जनजातियों के बीच में कुछ फैले हुए संवैधानिक मुद्दे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए। कभी आरक्षण उसको लेकर बात होती है, कभी भर्तियों को लेकर होती है, तो जब संवाद करेंगे, बात करेंगे, तो विषय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और विषय जो है वो सारा समाज, यदि आप किसी भूमिका में होते हैं तो कार्यकर्ता खुद ही आपको बताता है कि ये काम करना है। तो ये जो मार्गदर्शन है और ये जो फीडबैक है कार्यकर्ताओं का, ये जो लगातार मिलता है तो बहुत आसान होता चला जाए। और आपने ये कहा कि किस तरह से समन्वय बिठाएंगे, मुझे लगता है कि समन्वय तो स्वतः ही है। यदि आप बात करते हैं स्नेह के साथ, किसी की बात को आप ध्यान से सुनते हैं, और ध्यान से सुनने के बाद आप उसमें अपना एक पॉजिटिव दिखाते हैं, और ये सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए अभ्यास भी रहा है कि हर जो बंदा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कहते हैं ना कि जहाँ काम करे सोई का करे तलवार, तो ये भाव सब जगह महत्वपूर्ण है। सभी की अपनी कीमती भूमिकाएं हैं, इस निष्ठा का लाभ, और इन सभी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और सभी का सहयोग लगातार मिलता चला जाता है, अभी मिल रहा है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा ऐसी है जो पूरी तरह से आदिवासी एसटी रिजर्व है। उन क्षेत्र में ऐसे कई कानून या ऐसे कई परेशानियाँ अभी भी हैं, आपके ध्यान में भी होगी, क्योंकि आप लंबे समय से उदयपुर आसपास भी क्षेत्र में यहाँ काम किया आपने। आप मुझे तो हालांकि पता पड़े रहने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र से आप वाकिफ हैं। तो जो समस्याएं अभी आपके सामने आएगी, किस तरह से आप उनका निस्तारण करेंगे, और उन समस्याओं से या समझेंगे आदिवासी समाज जो है उसको ऊपर लाने के लिए क्या कुछ ठोस कदम या क्या आपकी सोच है कि उसको कैसे आगे लाया जाता है? वैसे आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि जिस प्रकार से किसी एक विषय को लेकर एक कोई अभी नई एक विचारधारा है वो आई है, पनती है, तो उनकी रचना में ही वो खुद ही विसंगतियों में, उलझन में और विरोधाभासी बातें करते हुए नजर आते हैं। कभी वो संवैधानिक विकास की बात करते हुए नजर आते हैं, संवैधानिक हक की बात करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, वो विधानसभा और लोकसभा को नकारते हुए नजर आते हैं, और फिर वापस लोग विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो मुझे लगता है वो खुद ही विरोधाभासी है। तो उनका जवाब तो स्पष्टता के साथ, जब तथ्यों के साथ, समाज के साथ, युवाओं के साथ बात करेंगे, तो मुझे लगता है ये स्पष्टता जब आएगी तो वो अपने आप में एक इसका समाधान होता हुआ नजर आता है। लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। तो जो संगठन का अभी तक का समर्पण है, संगठन के पास अपना अभ्यास है, और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ में भारत की एकता और अखंडता को लेकर आज की तारीख में जो वैश्विक नेतृत्व
माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो खड़ा किया है वो अपने आप में इतना बड़ी हाइट है कि ये जो अपने आप में है वो लोग जब सोचते हैं तो खुद ही साथ में खड़े आने के लिए, साथ में खड़े रहने के लिए अपने आप को पाते हैं। आपको रोकना चाहूँगा, लेकिन कहेंगे जो क्षेत्रीय पार्टियाँ जो है, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीटीपी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, जिस तरह का पूरे आदिवासी क्षेत्र में एक माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि माहौल जगाने के लिए, हाँ ये जरूरी माहौल बदलने की जो कोशिश की जा रही है। पहले कुछ लोग ये कहते थे कि हम भगवान राम को नहीं मानते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अजय जोहार, कुल मिला के कहीं ना कहीं जो है विसंगतियाँ या फिर कहीं में बदलाव, यूँ कहें कि लोगों को विचारधारा बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको आप कैसे रोकने का काम करेंगे? और मूल समाज का, क्षेत्र का, मेवाड़ का जो स्वभाव है वो हमेशा ही इंक्लूसिव रहा है, सामाजिक सद्भाव और समरसता के साथ में रहने वाला यहाँ का मानव है, यहाँ का समाज है। आपने हल्दी घाटी का युद्ध देखा हो तो हर समाज वहाँ राणा पूजा भी हैं, वहाँ महाराणा भी हैं, भामाशाह भी हैं, हम सभी हैं इसमें। तो ये जो मौलिक विचार है वो तो सब आम जन जानता है। हाँ, कुछ लोग नई बात लेके आते हैं तो उन लोगों को हम खुद क्या कहें, मेरी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। खाली एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि पिछले दिनों गुजरात का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा के चुनाव में जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं उनके 16 कैंडिडेट खड़े हुए थे अलग अलग विधानसभाओं में। 16 में से 13 जगह तो उनको नोटा से भी कम वोट आया। तो मुझे लगता है कि समाज क्षेत्र गुजरात कितना दूर, समाज कितना दूर, वो जो टाइटल लेके घूम रहे हैं, नए नारे लेके घूम रहे हैं, उनको जवाब तो वैसे ही मिल चुका है। और यहाँ कोई बात है, कोई रचना चली है तो शायद कोई भ्रमबस कोई बात थोड़ी दिन के लिए चलती है तो थोड़ी हवा आती है, लेकिन इसमें कहीं पर भी प्रतिद्वंदिता जैसा विषय नहीं है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जो भाव है, राष्ट्रीय मूल्य है, वो ही एक हजारों सालों से चलने वाला विचार है जिसको विविधता में एकता बोलते हैं। तो एकता अपने आप में जोड़ने वाला तत्व है, और ये विविधता के अंदर जो है वो भय, भेद और भ्रम उसकी स्थिति निकालते हैं। तो इनका तो जो रचना है वो आधी अधूरी है, कमजोर सी है, बांटने वाली है, कैंची वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो एकदम ठेठ कॉमन में एकदम धरातल का है, माता बहनें हैं, वो सभी जानते हैं। तो जो सांस्कृतिक मूल्य उनको उनमें रसे बसे हैं तो बहुत ज़्यादा उनका चलने वाला है। हाँ, कोई नई बात है, कुछ युवाओं को भड़काने की बात हुई है तो संवाद जब करेंगे तो वो भी ऐसे ही बन जाएंगे जैसा कि समाज, क्षेत्र और राष्ट्र चाहता है, यानी कि सही मार्ग पे। बिल्कुल, उदयपुर लोकसभा सीट की ऐसी कौन सी प्रायोरिटी रहेगी आपकी इन 7 विधानसभाओं में, अगल दशकों में काम करने की, कि इन कामों को पहले किया जाए ताकि विकास और तेजी से हो जाए? ऐसे कुछ 5 या 3 काम आप गिनाए जो विषय की जरूरत है। जी, मुझे लगता है जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके जो मुद्दे हैं और जो क्षेत्र की आवश्यकता है वे लगभग दक्षिण राजस्थान की जो आवश्यकता है उसमें है। प्रकृति ने खूब दिया है, यहाँ पानी भी खूब है, झीलें भी बहुत सुंदर हैं, पहाड़ियाँ भी बहुत सुंदर हैं, और यहाँ जो भी आता है उनको लगता है कि बहुत अच्छा एक पर्यटन का एक स्थान है और हिल स्टेशन जैसी फीलिंग आती है। गुजरात की तरफ से देखें, कोलकाता से देखें और नॉर्थ विशेष तौर पर दिल्ली की तरफ से जो है वो खूब यहाँ पे पर्यटक आते हैं। तो पर्यटन अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मुद्दा है। दूसरा, युवाओं के अपने कुछ हैं जिसमें रोज़गार के लिए पलायन जैसे विषय आते हैं। युवाओं में कंपटीशन की भावना आ रही है, वो नौकरी की तरफ ही जाने की कोशिश करता है। इसके अलावा भी बहुत बड़ा काम है जो हुनर प्राप्त करके अपने स्वरोजगार की तरफ जा सकता है। तो मुझे लगता है कि नौकरी जिनको मिलेगी वो तो लगभग 3 से 5 से 6%, 10% हो सकते हैं, लेकिन 90% का क्या? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक हुनर के साथ में कोई MSME में जाए या लघु उद्योग में जाए तो इसमें लगता है बहुत बड़ी गुंजाइश है। इसके अलावा जो जनजातीय अंचल के संवैधानिक मुद्दे हैं, कहीं कहीं ये भी आता है कि जो मूल संस्कृति से उसको भटकाने के भी विषय आते हैं, तो मुझे उसका भी कोई विधिक करेक्शन हो सकता है। विधिक करेक्शन के साथ साथ में आंदोलन भी खड़ा हो सकता है, समाज खड़ा हो सकता है, और सभी एक अच्छे काम के लिए जाए, ना कि भटकाने वाले। ऐसा लगता है मुझे इस तरह के काम जब करेंगे तो बहुत काम है। बिल्कुल। अब मेरा एक आखिरी सवाल हुआ आपसे कि आप प्रतापगढ़ से रहे, आपने अलग अलग जगहों पर काम किया, बोलो आप तो, लेकिन जो मेवाड़ और वागड़ी संस्कृति लगभग एक सी रही है, वहाँ से आपका जीवन शुरू हुआ, आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसी कौन सी बात आप कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आज की जो देश के विकास की बात करें तो कहीं कहीं युवा पीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा जब सकारात्मक सोचता है तो सकारात्मक बदलाव नजर आता है, और पूरा मुद्दा ही युवाओं के कंधों पे है, जोश है उसमें।
लेकिन आवश्यक ये हो जाता है कि केवल जोश से काम नहीं चलता, होश रखना पड़ता है। जो अनुभव है अगली पीढ़ी ने जो खपाया है इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, सभी समाजों को जोड़ने के लिए, और सरकारों ने भी एक अच्छी परंपरा डाली है। विशेष तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब माननीय प्रधानमंत्री थे तो जनजातीय मंत्रालय उनका दिया हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिया हुआ है, जनजाति गौरव। ये सारी जो चीज़ें आती हैं तो मुझे लगता है कि जब ये सारे विषय युवाओं के सामने रखते हैं तो युवाओं में बड़ा अपनापन का एक तरह से आनंद फूटता हुआ नजर आता है। और ये विषय इस तरह के हैं जिस पर जितनी बात की जाए उतना कम है। तो एक जिम्मेदारी का भाव, समाज के अंदर काम करने के लिए संतुलन का भाव, और अपने परिवार की जो अस्मिता है, पहचान है, उसको बनाए रखते हुए जब आगे बढ़ता है तो करता है तो फिर बहुत सारी बातें बहुत आसान होती चली जाती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा युवाओं के लिए कि अस्मिता का भाव जिस दिन उनमें जागृत हो जाएगा, समझेंगे कि हाँ जो धर्म संस्कृति परंपरा और सनातन भाव है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर ये स्वभाव में आया और ये हमारे दैनिक कार्य व्यवहार में रहा तो आप प्रगति करोगे बहुत अच्छा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखने को मिलते हैं। बिल्कुल, आपके सामने उदयपुर लोकसभा सीट से जो चुनाव की बात करें तो कहीं कहीं एक IAS कांग्रेस पार्टी उतरने वाली है, आप भी अधिकारी वर्ग से रहे हैं, वो खुद IAS पर आप चुनाव मैदान उतरेंगे, दोनों ही आप अधिकारी वर्ग से रहे हैं, तो क्या मानना है कि किस तरह की टक्कर है, या क्या मानते हैं विपक्षी कितना क्या कुछ करने वाले हैं, क्या मानना आपका? मुझे लगता है कि भारत को मतलब एक तरह से अपना जो गौरव है वो जागृत करने का समय है। आज़ादी का अमृत कालखंड चल रहा है। 25 सालों में क्या करना, उसके लिए पंचप्रण की सिद्धांत माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्र के सामने हैं। राज्य सरकार बहुत तेज़ी से इसमें माननीय CM साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, पार्टी दिन रात उसमें काम कर रही है। तो विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना और जब काम कर रहे हैं तो हम तो कार्यकर्ता भाव से इस मुद्दे पर ही केंद्रित रहेंगे। बाकी जो दल हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका अपनी रचना है, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ कह पाएंगे, वो उनकी अपनी रचना है। हाँ ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत गुजरना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो हमारा पैतृक संगठन और बाकी सारे जो मिलकर काम करने की जो ताकत है वो ताकत अपने आप में इतनी बड़ी है, इतनी चमत्कारी है। जैसा कि आपने 22 जनवरी को देखा होगा, वो वाइब्रेशन आज भी मैं महसूस करता हूँ। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तो उस कार्यक्रम में हम भी थे, तो लगता है कि वो जो वाइब्रेशन है वो अभी ऐसा लगता है कि युग परिवर्तन का कालखंड चल रहा है, रुकने का नहीं है, अच्छा करने के लिए आगे बढ़ना ऐसा लगता है। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर उदयपुर रहते हुए कोटला और आसपास में पूरा क्षेत्र था उसमें बहुत अलग काम करने की कोशिश की, क्योंकि सोच उनकी ये थी कहीं भी भविष्य में काम आएंगे। तो क्या वो काम आपके लिए कहीं परेशानी कारण या भी ये तो नहीं कि आने वाले समय में कोई तरह की परिस्थिति पैदा करें, क्या मानना आपका? देखिए, हर क्षेत्र का अपना एक स्वभाव है, और किसी ने कोई काम किया तो उसका अपना प्रभाव है, और उसका कहीं ना कहीं लगता है कि कोई एक पब्लिक ओपिनियन भी बनता है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो हाइट है, उनका जो अपना एक ऑरा है, उनका अपना युग है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, और जिसके हम सभी वाहक हैं, एक अंश हैं, छोटे स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो इस क्रम में बाकी सारी बातें गौण होती चली जाती है। इतना बड़ा राज्य, आप कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य है जिसमें 400 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र आती है, वहाँ 1 या 2 विधायक ही उनके पास पहुँच पाते हैं। तो कई बार मजाक में कहा जाता है कि ये तो ऐसी स्थिति है कि इनको देखने के लिए टिकट लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है परिवर्तन का जो कालखंड है वो बहुत बड़ा है। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो इसमें तो समाज, क्षेत्र, आम जन सभी जुड़ चुके हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, राष्ट्रीय मूल्यों के साथ में। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कहीं पर कोई चुनौती जैसा विषय आता है। लेकिन हाँ, हर चुनाव, हर काम एक चुनौती के रूप में लड़ना चाहिए, देखना चाहिए, और उसी रूप में हर कार्यकर्ता को लेना चाहिए। तो यही भाव संगठन के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, और हमारे जितने भी वरिष्ठ जन उनके साथ में मिल के काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये यात्रा ज़्यादा अच्छी है। ये थे डॉक्टर मनालाल रावत, इन्होंने साफ किया कि जो निजाम में चुनाव लड़ेंगे, हालांकि अभी तक नाम तय नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो कांग्रेस की तरफ चली आ रही है कि जो रिटायर्ड IAS है वो चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरे उन्होंने साफ किया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हो रहा है, जो उनका युग है, उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और जो BJP ने नारा दिया आपकी बार 400 पार,
उस नारे के तहत उदयपुर के साथ साथ जो नारा है उसको भी बीजेपी पूरा करते हुए दिखाई देगी। लेकिन देखना ही होगा कि चुनाव में किस तरह की चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ता है। इसके अलावा किस तरह का माहौल उदयपुर लोकसभा सीट पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ रिजर्व है। यहाँ पर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वो वोटर्स है जो उदयपुर लोकसभा के जो प्रत्याशी उनका भाग्य तय करेंगे।